हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की प्रमुख शब्दावलियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रमुख शब्दावलियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है स्थगन, नंबर 2 पे है सत्रावसान, 3 पर है आपका विघटन, नंबर 4 पर प्रश्नकाल, नंबर 5 पर है शून्यकाल, नंबर 6 पर है विश्वास प्रस्ताव, 7 पर आपका अविश्वास प्रस्ताव और 8 पर है स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों, हम पहले नंबर 1 स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है और लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ऐसा लगता है कि जो सदन की कार्यवाही है वो सही ढंग से नहीं चल रही है, ऐसी अवस्था में लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। इस प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है सत्रावसान। दोस्तों, आप जानते हैं सत्र बुलाना, सत्रावसान या विघटन ये राष्ट्रपति जी का कार्य है। सत्रावसान आप जानते हैं कि एक साल में मिनिमम 2 सत्र चलते हैं, 6 महीने पर। 6 महीने का पहला सत्र, उसके बाद पुनः 6 महीने का दूसरा, यानी मिनिमम 2 सत्र चलते हैं और मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। तो जब सत्र समाप्त होता है तो सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। जैसे प्रश्न में आता है आपके कि सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो उसमें आंसर होगा कि सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तीसरे नंबर पर आता है विघटन। आप जानते हैं कि दोस्तों, अनुच्छेद 85 के तहत विघटन का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि हमारे संसद के 2 सदन हैं, एक उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं और एक निम्न सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं। तो उच्च सदन का तो विघटन होता नहीं, विघटन हमेशा लोकसभा का होता है। तो यह विघटन अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। विघटन कब किया जाता है? जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से यह कहे कि आप जो है विघटन कर दीजिए, तो राष्ट्रपति इसका विघटन कर सकते हैं। या दूसरी कंडीशन में जो सरकार है वो अपनी बहुमत खो दे। जब सरकार अपनी बहुमत खो देगी तो उस अवस्था में भी विघटन हो जाएगा। यह विघटन अनुच्छेद 85 के तहत 85 के तहत किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम चौथे पॉइंट पर आते हैं, प्रश्नकाल। आप जानते हैं कि सदन की जब कार्यवाही चल रही होती है तो 11 से 12 बजे का जो समय होता है, इस समय को हम प्रश्नकाल के द्वारा वर्णित करते हैं। दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तारंगत प्रश्न और एक अतारंगत प्रश्न।
तारंगत प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जिसमें मौखिक सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब भी मौखिक दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें काउंटर प्रश्न पूछने की पूरी छूट होती है। दूसरी तरफ अतारंगत प्रश्न, अतारंगत प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें मौखिक पूछा तो जाता है लेकिन जवाब लिखित के रूप में दिया जाता है, यानी जो जवाब देने वाले होते हैं वो जवाब लिख करके देते हैं। इससे यह समस्या होती है कि आप इसमें काउंटर प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया में आप काउंटर प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, तो वह है अतारंगत प्रक्रिया। तारंगत प्रक्रिया में आप काउंटर प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन अतारंगत में आप काउंटर प्रश्न नहीं पूछ सकते। दोस्तों उसके बाद है शून्यकाल। आप जानते हैं कि 12 से 1 बजे का जो समय होता है उसे शून्यकाल में वर्णित किया जाता है। शून्यकाल से हमारा तात्पर्य क्या है? शून्यकाल से तात्पर्य है कि इसमें अविलंबीय प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको तत्काल प्रभाव से देना पड़ेगा। तुरंत क्वेश्चन पूछा जाएगा और तुरंत उसका जवाब देना पड़ेगा। इसे कहते हैं अविलंबीय प्रकार के प्रश्न। तो अविलंबीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो शून्यकाल के दौरान पूछे जाते हैं। दोस्तों शून्यकाल जो है यह संविधान में वर्णित नहीं है, यह मीडिया द्वारा दिया गया एक शब्द है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन उठाता है कि शून्यकाल बताइए कि शून्यकाल संविधान में वर्णित है कि नहीं। तो आप इसको जानते रहिए कि शून्यकाल संविधान में वर्णित नहीं। दोस्तों उसके बाद आता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है और यह हमेशा सरकार के द्वारा ही लाया जाएगा। इसमें सरकार को यह साबित करना पड़ता है कि हमारे पास 50% प्लस 1 सदस्य हैं। अगर सरकार ये साबित कर ले जाती है कि हमारे पास 50% प्लस 1 सदस्य हैं, यानी 50% से ज़्यादा होना चाहिए, सदस्य की संख्या 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर सरकार ये साबित कर देती है कि हमारे पास जो है 50% प्लस 1 सदस्य हैं तो सरकार रहेगी। अगर नहीं साबित कर पा रही है तो सरकार गिर जाएगी। तो इसे हम विश्वास प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। उसके बाद है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, हमेशा ही विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। यदि विपक्ष 50% प्लस 1 सदस्य यानी 50% से ज़्यादा सदस्य को अपने पक्ष में कर लेती है और या शो कर देती है कि हमारे पास 50% प्लस 1 सदस्य हैं या 50% से ज़्यादा सदस्य हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में सरकार रहती है वो सरकार गिर जाती है और विपक्ष को सरकार बनाने का निमंत्रण मिल सकता है। दोस्तों उसके बाद है स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों स्थगन प्रस्ताव जब सदन में लाना होता है, स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? स्थगन प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि जैसे सदन की कार्यवाही चल रही है और उस समय कोई लोकहित का मुद्दा बहुत जरूरी हो गया कि हम सभी को लोकहित के मुद्दा पर चर्चा करना चाहिए, किसी जरूरी विषय पर चर्चा करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में 50 लोग एक प्रस्ताव लेकर के, 50 सदस्य एक प्रस्ताव लेकर के लोकसभा अध्यक्ष या सभापति महोदय के पास जाएंगे। यदि लोकसभा अध्यक्ष या सभापति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उस समय जो कार्यवाही चल रही होती है उस कार्यवाही को रोक करके लोकहित के मुद्दा पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। दोस्तों
हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद दें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।